जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जल पर शक्ति बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी तेलंगाना में आज करने जा रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक, कल होगी रैली। एक के बाद एक कई सारे बीजेपी के नेता और बीआरएस के नेता होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। तेलंगाना में मोमेंटम सेट होने जा रहा है, बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी और किस तरीके की रणनीति पर तैयारी कर रही है दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के शहीदों की जानकारी आने के बावजूद G20 को लेकर सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी और अब बीजेपी के सांसद ने अनंतनाग में शहीद हुए देश के 3 सैनिकों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है दोस्तों जिसे दोयम दर्जे का भाषा कहा जा सकता है। बताएंगे आपको क्या कहा है बीजेपी के सांसद ने और इसकी घोर निंदा हो रही है, जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका सरकार की कानूनी कार्रवाई के चंगुल में फंसे सुधीर चौधरी पहुंचे थे हाईकोर्ट ने भी लगा दी उल्टा फटकार। बताएंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी में एक और बड़ी डेंट मारी है, बताएंगे कौन से नेता को पार्टी में शामिल कराया गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 18 से 22 तारीख तक होने जा रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर पहली बार सारे मंत्रियों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जिसके बाद चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी की ओर से कोई अप्रत्याशित कदम उठाया जा सकता है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएसपी इंडिया अलायंस के अंदर शामिल नहीं होगी तो इंडिया अलायंस की ओर से प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। बताएंगे क्या है इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में प्लान बी, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि किसान आंदोलन के समय बीजेपी ने किसानों की मौत को लेकर एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की थी और ऐसे ही अब हाल फिलहाल में देश के 3 बड़े अधिकारियों की शहादत को लेकर भी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से श्रद्धांजलि का मैसेज नहीं दिया जाना पूरी तरीके से शर्मनाक है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आप लोग अपने देश के सेना और देश के किसानों के लिए नारा जरूर लिखिए, जय जवान जय किसान, ताकि कुछ पार्टी के लोगों को समझ में आए कि दोनों राजनीति करने के लिए नहीं होते बल्कि देश की आत्मा है जिनका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है दोस्तों। इस दौरान जयराम रमेश समेत तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तेलंगाना तैयारी का जायजा लिया गया है। बीआरएस सरकार के खिलाफ यहां से कई प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार तेलंगाना को लेकर कई सारे बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और क्योंकि ये पहली बैठक है तो देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है। साथ साथ दोस्तों कल 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, लेकिन तेलंगाना के अंदर एक जबरदस्त रैली करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जहां पर बीआरएस और बीजेपी के एक के बाद एक कई सारे थोक में नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहीं से कांग्रेस पार्टी का पूरा मोमेंटम तेलंगाना में शिफ्ट होने जा रहा है और एक तरफा चुनाव की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल के अंदर बीआरएस पार्टी और बीजेपी धूल फांकते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों और कांग्रेस पार्टी एक तरफा आगे की ओर बढ़ रही है। साथ साथ देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ फैसले लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा G20 की बैठक सफल किए जाने पर बीजेपी के दफ्तर में जाकर प्रधानमंत्री ने जमकर जश्न मनाया था, लेकिन सुबह ही खबर सामने आ गई थी कि अनंतनाग के अंदर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर के कारण भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। जब ये जानकारी सामने आई, इसके बावजूद बीजेपी ने अपने दफ्तर में सेलिब्रेशन किया, प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक श्रद्धांजलि को लेकर कोई खबर सामने नहीं आ रही है दोस्तों। और ऐसे में भाजपा के नेता एक कदम और आगे बढ़कर देश के शहीदों के शहीदी का अपमान कर रहे हैं। खुले तौर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान शेयर किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बोले, ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। इस पर सुरेंद्र राजपूत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की पूरी सेना शहीद करवाना चाहते हो क्या? वीके सिंह, सेना का एक कर्नल और मेजर शहीद हो जाए, साथ में पुलिस का डीएसपी और जवान शहीद हो जाए, पर बीजेपी के नेताओं के लिए ये छोटी घटना है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के सांसद है गाजियाबाद से वीके सिंह, जो पहले सेना में जनरल भी रह चुके हैं, रिटायर्ड जनरल हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से ऐसी घटना को छिटपुट घटना बताई जा रही है। तो आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। सुरेंद्र राजपूत की ओर से की गई टिप्पणी पर भी आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। साथ साथ कर्नाटका की हाईकोर्ट शुक्रवार को न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को लेकर सुनवाई करने के लिए बैठा और इस दौरान कोर्ट ने मौखिक सुनवाई में सुधीर चौधरी के लिए एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे स्पष्ट हो गया है कि केस काफी आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करने की है, लेकिन वो जानकारी नहीं है जो प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है, यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। आरोप ये लगाया गया है कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है, इसलिए प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसी ये मामला जांच का बनता है। कोर्ट ने माना है कि ये सही मामला दर्ज किया गया है और अब देखते हैं बीजेपी के लोग क्या माफी मांगेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने सही निर्णय लिया है, सही कार्रवाई की है। हालांकि सुधीर चौधरी के रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरे मामले पर और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सुधीर
सुधीर चौधरी के खिलाफ की गई ये टिप्पणी। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर केस का क्या स्टेटस होगा इसकी जानकारी तो मिल ही रही है। साथ साथ आपको बता दें, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी के कई सारे प्रभावी नेताओं को अपने साथ में लाने के लिए एक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। ऑपरेशन कमल के तर्ज पर यह कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, जिसके कारण कई सारे बीजेपी और जेडीएस के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और बेंगलुरु में होने जा रहे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। साथ साथ दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से अपने सारे मंत्रियों को पहली बार 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होने जा रहे संसद के स्पेशल सेशन में मौजूद रहने के लिए डायरेक्शन जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रियों को एक साथ सदन में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि संसद की कार्रवाई के दौरान मंत्री रोस्टर के हिसाब से मौजूद रहते थे। कुछ मंत्री रहते थे, अगले मंत्री अपना काम मंत्रालय में जाकर करते थे, फिर दूसरे मंत्री आकर संसद में बैठते थे तो दूसरे वहां से चले जाते थे और इस तरीके से रोटेशन में मामला चलता रहता था। लेकिन 18 से 22 तारीख तक सारे मंत्रियों को एक साथ संसद में बैठे रहने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ये सूचना मिल रही है कि बीजेपी कोई अप्रत्याशित कदम उठाने जा रही है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर छत्तीसगढ़ की माता के रूप में जानी जाती है छत्तीसगढ़ की महतारी, जिनका पोस्टर लगाकर बीजेपी के लोगों ने अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के मैप पर छत्तीसगढ़ महतारी की पोस्टर लगाई गई है और ये पोस्टर वहां लगाया गया है जहां पर बीजेपी के लोग जीना चढ़कर ऊपर की ओर जा रहे थे, यानी पैर के नीचे इस तस्वीर के आने का नया मामला सामने आया है, जिससे नए विवाद खड़े हो गए हैं और बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। देखते हैं बीजेपी जनता से माफी मांगती है नहीं मांगती है। दोस्तों साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन चाहता है कि बीएसपी को अपने साथ में लाया जाए, लेकिन बीएसपी लगभग आधी सीटें मांग रही है। पिछली बार की सीटों से ज्यादा सीटें बीएसपी की डिमांड है और यही बड़ा कारण है कि आरएलडी के नेताओं के संपर्क साधने के बाद भी कहा जा रहा है कि शायद बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा उत्तर प्रदेश में ना बने और इससे पार पाने के लिए इंडिया गठबंधन की पार्टी आरएलडी की ओर से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से लगातार बातचीत की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर को बीएसपी के सामने एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाएगा, ताकि दलित समाज के ज्यादा से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के खाते में आए। जैसा कि आरएलडी के नेताओं ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सपा आरएलडी कांग्रेस पार्टी के साथ दलित वोटों को अपने साथ में लाने वाली पार्टी भी आनी चाहिए। बीएसपी उसमें सबसे अहम हो सकती है। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है तो अब तैयारी की जा रही है चंद्रशेखर को अपने साथ में लाने की, भीम आर्मी के चीफ को अपने साथ में लाने की, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटों पर प्रभाव भी है, जैसा कि चुनावों में देखा गया है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रिया शिनेट बोली जो एंकर सिर्फ चाटुकारिता करते हैं वो आज स्वतंत्र पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ साथ रूबिका लियाकत और तमाम तथाकथित पत्रकारों की ओर से अब न्यूज शो किए जा रहे हैं और बौखलाहट वाले बयान दिए जा रहे हैं। इमरजेंसी से तुलना करते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी इमरजेंसी वाली मानसिकता का इस्तेमाल कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि देश के अंदर मीडिया आज सरकार के चरण चुंबक बनकर कार्य कर रही है, जैसा कि सुप्रिया शिनेट ने भी आरोप लगाया है। और इस तरीके से पत्रकारिता पर कई सारे नेताओं का मानना है कि कहीं ना कहीं देश में अभी अनौपचारिक तौर पर इमरजेंसी लगी हुई है। शायद यही बड़ा कारण है कि ये पत्रकार खुलकर बोल नहीं पा रहे और अब उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर ही आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है। शिवपुरी के कोलारस में जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि जब पार्टी की विचारधारा पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो लोग दल बदल लेते हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इन नेताओं का पार्टी छोड़ना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन्फ्लुएंस में आकर बीजेपी में आ गए थे और वापस से चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में लौट रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की ओर से उस इलाके में ये टिप्पणी करना जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, खासकर ग्वालियर और चंबल में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इनडायरेक्ट तरीके से साधा गया निशाना कहा जा सकता है। आप लोग की इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इंडिया गठबंधन के द्वारा लिस्ट जारी किए जाने पर जमकर आलोचना करते हुए इमरजेंसी जैसी बड़ी बड़ी बातें की है। हालांकि दोस्तों हकीकत यह है कि भाजपा के लोगों ने पिछले 7-8 सालों से एनडीटीवी का बहिष्कार कर रखा था। जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा, अडानी ने एनडीटीवी पर अपना आधिपत्य जमाया, उसके बाद से बीजेपी के प्रवक्ता एनडीटीवी पर जाने लगे। जब तक रवीश कुमार पत्रकारिता कर रहे थे तब तक बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई छोटा मोटा नेता भी एनडीटीवी पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में भाजपा ने ही बहिष्कार कर रखा था और वह इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और अब भी ताजा बड़ी खबर यह है कि न्यूज 24 में काम करने वाले पत्रकार संदीप चौधरी ने जब एबीपी न्यूज ज्वाइन की है, जिस एबीपी न्यूज पर बीजेपी के लोग दिन रात मौजूद रहते थे, अब वहां पर बीजेपी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहा है। 15 अगस्त को लास्ट टाइम बीजेपी ने संदीप चौधरी के शो में अपना प्रवक्ता या नेता भेजा
संवाददाता अनुराग ठाकुर से संदीप चौधरी ने इतने कठिन सवाल पूछे थे जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जनता की ओर से तो ये नॉर्मल सवाल थे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स क्यों हो रहा है, रोजगार की स्थिति क्यों खराब हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत कठिन सवाल थे और यही बड़ा कारण है कि उसके बाद से बीजेपी का कोई प्रवक्ता लगभग 1 महीने तक अभी दिखाई नहीं दिया है। तो अनौपचारिक तौर पर क्या बीजेपी ने संदीप चौधरी के एपी न्यूज के शो का बहिष्कार कर रखा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए जो जनता को, खासकर इंडिया गठबंधन के लोगों को एथिक्स, नैतिकता, मूल्य, सिद्धांतों की बात समझा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बार बार 50% कमीशन लेने का आरोप लगाती है और अब एक और लेटर जारी करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से लिखा गया कि 50% कमीशन सरकार का नया कारनामा, मंत्री ने 2 करोड़ की रिश्वत ली और काम भी नहीं किया। शिवराज जी, ये भ्रष्टाचार नहीं डाका है और आपके मंत्री डाकू है। जनता है बेबस और लाचार, 50% कमीशन मांगे सरकार। उन्होंने जो लेटर जारी किया है इसमें अजय जैन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि निवेदन है कि मूलतः मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं, दिल्ली में प्रचार प्रसार की फर्म का संचालन करता हूं। करीब 2 साल पहले मेरा संपर्क मंत्री कमल पटेल के बंगले पर उनके सहायक राजेश पटेल से हुआ। उनके बंगले में मैं मंडी बोर्ड के करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की मीडिया में होने वाले प्रचार प्रसार के काम के सिलसिले में गया। प्रदेश की मीडिया में सरकारी होर्डिंग्स लगने थे। राजेश के जरिए मेरा संपर्क वकील आयुष वाजपेयी से हुआ। मुझे इस काम के बदले में 2 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में देने की बातें कही गई थी, लेकिन कार्य होने के बावजूद ये पैसा नहीं दिया गया। इस तरीके के कई और आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, लेटर सामने आने के बाद बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। साथ आपको बता दें कि ओपी राजभर बोले, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य खास मिशन के तहत समाजवादी पार्टी में है। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से सपा में भेजा गया है। जब तक वह सपा को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो वहीं रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले बयान से सपा में 2 गुट बने, दूसरे बयान से डिम्पल जी को आगे आना पड़ा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उनकी बोली बता रही है कि अब उनसे पूछना चाहिए कि कब वो वापस आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी में लौटेंगे। उनके इस आरोप पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन जो भी अपडेट आएगी आप लगातार जरूर पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद ए राजा के बयान भी सामने आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चेन्नई के एक वकील ने याचिका में उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध तो किया गया है, लेकिन पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, चुनाव आयुक्त का क्या कद घटाने वाली है मोदी सरकार? क्या सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी बनाकर छोड़ा जाएगा? दरअसल अभी चुनाव अधिकारी को काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, टेन्योर की सिक्योरिटी मिलती है, कार्यकाल की सिक्योरिटी रहती है। अभी किसी इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह प्रक्रिया चलानी पड़ती है, यानी इम्पीचमेंट टाइप का एक मोशन लेकर आना पड़ता है। 2/3 से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट के बाद ही किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से नया प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अधिकारी का पद घटाकर, खासकर चुनाव आयुक्त के पद को घटाकर कैबिनेट सचिव के स्तर पर लाया जा सकता है, जो काफी ज्यादा देश के लिए चुनावी प्रक्रिया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए खतरा होगा। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन का नाम तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन कहते हैं, तो इस पर अब तंज कसते हुए लेखक अशोक कुमार पांडे बोले, कुछ नए नाम है, एनडी अलायंस, बीजेपी पार्टी, आरएस संघ, यानी प्रधानमंत्री पर एक तरीके से तंज कसा गया है। साथ साथ दोस्तों, बिजली का सवाल सुनते ही भाजपा के मंत्री उत्तर प्रदेश में मौके से भागते नजर आए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एक इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे, तो एक शख्स वहां पर खड़ा था। उसने कहा कि आप मंत्री जी आए हैं, आपके आने से मात्र 2 मिनट पहले यहाँ बिजली आई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच कराते हैं। अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये बातें कही और आगे की ओर चले गए, जिसके बाद लोगों ने सवाल पूछा है कि आखिर मंत्री जी बिजली जैसे मूलभूत चीजों पर उठे सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, क्यों इसे टाल रहे हैं। सांसद कमलनाथ की टिप्पणी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल वायदा कारोबार में लग गए हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से स्पष्ट है कि बीजेपी किसानों की भलाई का केवल दिखावा कर रही है। इस बात को मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। नौजवान के भविष्य की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन महिलाओं के कल्याण को लेकर भी जो बीजेपी का दावा है वो केवल एक स्वांग है, यानी एक झूठा गीत गाया जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, इसीलिए कह रहा हूं कि आप इतने सच्चे थे तो शिवराज जी कांग्रेस सरकार में शुरू हुई कांग्रेस की किसानों के कर्ज माफी की योजना को आपने बंद क्यों किया? इसका जवाब जरा किसानों को दे दीजिएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले पुराने नेताओं की सेकंड लाइन तैयार करने में लगे हैं अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं की सेकंड लाइन तैयार करनी शुरू कर दी है। दूसरे प्रांत के प्रमुख नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। किरणमय नंदा हो या शिवपाल यादव हो, नरेश उत्तम हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव इन नेताओं की अहम भूमिका
शुद्धता सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मजबूत उम्मीदवारों के चयन, बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट दुरुस्त करवाना, चुनाव मैनेजमेंट जैसे अहम कामों की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपने वाले हैं जिनके पास राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है। मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए अपने अलावा कई प्रमुख नेताओं को मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया, क्षेत्रीय छत्रपों को तैयार किया। अब उसी राह पर अखिलेश यादव आगे बढ़ना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नेताओं को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने पर अब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस धार्मिक ग्रंथ की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से की है। हिंदी दिवस पर बिहार के हिंदी ग्रंथ अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है और जब तक रहेगा वे इसका विरोध करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री इस बयान पर बिहार की सियासत में अब नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। जेडीयू और आरजेडी की ओर से जबरदस्त तंज कसा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर 50% कमीशन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। उन्होंने लिखा कि शिवराज का 50% कमीशन उजागर हुआ है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी की फॉल सीलिंग फिर से गिरी। पहले भी हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग गिरी थी और लगातार निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवराज जी, लोगों की जान से मत खेलिए। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल 18 सितंबर को आना चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर फैसला ले सकती है। देखते हैं क्या फैसला बीजेपी की ओर से लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों विश्वकर्मा दिवस के दिन संसद भवन के गज द्वार पर फहराएगा तिरंगा। प्रधानमंत्री समेत उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 सितंबर को नए संसद भवन में 3 औपचारिक प्रवेश द्वार में से एक गज द्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके बाद 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक संसद का कार्यक्रम चालू होगा। साथ साथ दोस्तों देश के 3 जवानों के शहीद होने पर एक भी टिप्पणी ना तो बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से की गई है, खासकर प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं की ओर से, और न ही बॉलीवुड का कोई अभिनेता इस पर ट्वीट कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत पर ट्वीट करने वाले, भारत शब्द पर ट्वीट करने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने जवानों की शहादत पर एक ट्वीट भी क्यों नहीं किया। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि वो उनकी जितनी भी अपनी पर्सनल सेविंग है वो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में आए आपदा के डिजास्टर रिलीफ फंड में देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से 51 लाख रुपए अपनी सेविंग के सारे पैसे दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग किस पर जो भी राय होगी लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है आपदा के कारण और कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी की ओर से राष्ट्रीय आपदा की मांग करने को लेकर एक लेटर भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने एनडीटीवी का बहिष्कार किया, तब सब चुप थे, लेकिन इंडिया ने बॉयकॉट किया तो प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में आ गई। प्रियंका चतुर्वेदी का ये सवाल है जिसका बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों सनातन पर उदयनिधि के बयान का टेरर फंडिंग कनेक्शन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। याचिका दायर करते हुए कहा गया कि सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन बैठक में राज्य मंत्रियों की भागीदारी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। यह भी संभावनाएं जताई गई है कि इस मामले में आतंकी फंडिंग हो सकती है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि तेलंगाना के एक यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों से कहा गया है कि वो डिबेट के लिए इस टॉपिक पर तैयारी करे। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म 15 तारीख को डिबेट होगा, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं। राजा भैया ने भी पोस्ट पर अपनी राय देते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष से विरोध हो सकता है, विचारधारा के विरोध भी स्वीकार किया जा सकता है हमारे लोकतंत्र में, पर जब पूरे धर्म को समाप्त करने की बात कही जाए तो राजनीतिक दल करे या फिर आम जनमानस, इसका मुखर तौर पर विरोध होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान ले। साथ साथ गृह मंत्रालय ने बाल रक्षा भारत और 2 अन्य गैर सरकारी संगठनों का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने जिन 3 गैर सरकारी संगठनों के FCRA के लाइसेंस को कैंसिल किया है उसमें सेव द चिल्ड्रंस की भारत इकाई, बाल रक्षा भारत और श्रीनिवास मलिहाल मेमोरियल थिएटर्स क्राफ्ट म्यूजियम यानी सेवा के नाम से जो NGO चल रहा है उसका भी रद्द किया गया है। हालांकि दोस्तों इसे लेकर अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन ब्रिटेन से इनके तार जुड़ने पर हो सकता है ये कार्रवाई की गई हो। इससे पहले आप लोग को याद है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे NGO का भी लाइसेंस रद्द किया गया था। सरकार की ओर से एक नया कानून लाया गया जिसके माध्यम से ये मैंडेटरी हो गया था कि विदेश से कितनी फंडिंग भारत के अंदर संगठनों को मिल रही है, खासकर NGO को ये बताना जरूरी है। और अब जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, जो संगठन नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर। वहीं कांग्रेस आए तो 2003 का नारा लगाना, सिंधिया के बयान पर अब कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्ज भी बताओ। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर सिंधिया ने कहा कि जब कांग्रेस के लोग आए तो 2003 का नारा लगाकर संदेश देना कि उस समय मध्य प्रदेश के लोगों की प्रति परिवार आय 11,000 रुपए की जो अब बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते
हुए सवाल पूछा। कांग्रेस ने कहा कि बताइए 18 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति पर 25,000 रुपए का कर्ज कैसे हो गया है। इसका जवाब भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना चाहिए। हालांकि 2018 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान सरकार और बीजेपी की सरकार को फ्लॉप बता रहे थे, लेकिन अगले 5 साल के बाद उन्होंने ऐसी पलटी मारी है कि अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जमकर डिफेंड कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 तारीख को समाप्त होने जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से विस्तार दिया जाएगा या फिर ईडी के डायरेक्टर को मोदी सरकार हटाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कानून में बदलाव लाने के भी संकेत दिए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि अभी भी बीजेपी संजय कुमार को नहीं हटाएगी और चुनाव के टाइम में तो बिल्कुल बीजेपी ईडी के डायरेक्टर को नहीं बदलेगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ पायलट ने CWC को बताया बहुत संतुलित, कहा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। अगर आप लोग को ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।